आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद। सुभाष सर सिविक्स वाले चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 वाली श्रेणी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 42 की बात करेंगे। अनुच्छेद 42 की आर्टिकल 42 की बात करेंगे। आर्टिकल 42 में क्या है? न्याय संगत दशाओं में मनोवांछित काम और दूसरा प्रसूति सहायता की व्यवस्था का उपबंध करना। कहने का तात्पर्य इस आर्टिकल 42 में राज्यों को ये निर्देश है कि आप जो भी 41 में रोजगार की व्यवस्था के लिए बात की गई थी, काम का उपबंध करेगा, तो ऐसा नहीं कि आपने काम की व्यवस्था कर दी, नहीं। 42 ये कहता है कि जो भी काम होना चाहिए वह न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित होना चाहिए, यानी उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, उसकी गरिमा का भी ध्यान देना होगा। यानी पूरी तरह से काम की जो उपलब्धता होगी उस काम के कार्य स्थल पर काम करने वाले लोगों के गरिमा का, मान सम्मान का और उसकी इच्छा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये नहीं जबरदस्ती कोई किसी से काम ले लो या जानवरों की तरह काम ले लो, नहीं। इन सब बातों का विस्तार से इसमें दिशा निर्देश दिया गया है सभी राज्यों को। राज्य का मतलब जो अनुच्छेद 12 कहता है, जो अनुच्छेद 36 कहता है, हम उसी राज्य की बात कर रहे हैं। मतलब सभी स्टेट की, सभी राज्य की, केंद्र सरकार, भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, चाहे कोई स्थानीय प्राधिकरण हो, लोकल गवर्नमेंट हो, नगर निकाय, नगर पालिका, कोई विभाग हो, रेलवे हो, विद्युत विभाग हो, बैंकिंग विभाग हो, मतलब ये सब अपने आप में जो राज्य हैं वो अपने यहाँ कार्य करने वाले सभी जो कार्य करने वाले एम्प्लॉइज होंगे उनकी गरिमा का और उनके न्यायोचित, मानवोचित, जो उनके मन मुताबिक हो, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती काम ले ले, इन सब चीजों की व्यवस्था करने के साथ साथ कामकाजी महिलाओं के लिए, किसको? कामकाजी महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान उनके उचित स्वास्थ्य के देखभाल और उनको पे विदाउट लीव, यानी उनको क्या करना होगा? पे मतलब अगर वो छुट्टी पे जाती हैं इस दौरान तो उनको पूरा का पूरा पेड, मतलब पेड लीव के दौरान उनको पेड मतलब जो उनका भुगतान है, जो उनकी तनख्वाह है, जो उनकी सैलरी है, वो उनको उस प्रसूति के दौरान क्या करेगा? मिलता रहेगा, उनकी तनख्वाह आदि कटेगी नहीं। इन्हीं सब बिंदुओं पे बात करेंगे। 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पे देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के क्रम में आज हमारी बारी है अनुच्छेद 42 की। यह बहुत छोटा अनुच्छेद है लेकिन ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें राज्यों को ये निर्देश है, आपको पता है डीपीएसपी क्या है? सभी राज्यों के लिए एक गाइड बुक का काम करता है। अगर राज्य अपने यहाँ कुछ अच्छी योजनाएं बनाने के बारे में सोचें या कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डीपीएसपी कहता है आपको दाएं बाएं सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर देखो, हमने खुद ही ऐसी ऐसी बातें समाहित कर रखी हैं कि आप इन्हें ही लागू कर दो, आपका लोक कल्याणकारी राज्य अपने आप बन जाएगा। तो ये डीपीएसपी गाइड बुक है, किसके लिए है? राज्यों के लिए। काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं का तथा प्रसूति का उपबंध करना। सभी राज्यों को निर्देश है कि जो भी अनुच्छेद 41 में रोजगार और काम की व्यवस्था का जिम्मेदारी दिया गया था, चलो आपने काम की व्यवस्था कर दी, लेकिन वो कार्य ऐसा होना चाहिए कि न्याय संगत होना चाहिए, उसकी आय के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार, और यूं कहें तो उसकी इच्छा के अनुरूप न्याय संगत काम की व्यवस्था करनी है सभी राज्यों को अपने नागरिकों के लिए।
और मानवोचित दशाओं का, यानी उसके मन की उचित दशाओं यानी मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए काम की व्यवस्था करनी है। यानी जिस कार्यस्थल पर वो काम करेगा वहां न्याय संगत और उसके मन मुताबिक दशाओं का काम, कार्यस्थल की जो एक उचित कार्यस्थल की जो रूपरेखा जो व्यवस्था होती है उन सब का ध्यान रखेगा। और उसके साथ साथ प्रसूति सहायता का उपबंध, अगर महिला कर्मचारी है, महिला है, तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान प्रसूति सहायता का भी उपबंध करना होगा। यही कहता है आर्टिकल 42। कौन कहता है? आर्टिकल 42 जनता के लिए कहता है, उसकी एम्प्लॉइज के लिए कहता है। भाग 4 आर्टिकल 42 यह राज्य को निर्देश देता है कि वह काम की न्याय संगत और मानवोचित मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करे। ध्यान रखना, न्याय संगत और मानवोचित मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करे तथा महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, मातृत्व अवकाश के साथ साथ उनको राहत प्रदान करने का भी उचित प्रबंध करेंगे। ऐसा दिशा निर्देश है सभी राज्यों को। इसकी मुख्य बात क्या है? इन पूरे आर्टिकल्स की जो मेन बात है वो सबसे प्रमुख बात है मानवीय कार्य दशाएं, यानी जो भी कार्यस्थल हैं उन कार्यस्थलों का माहौल वहां के काम करने वाले लोगों के अनुकूल होना चाहिए और इंसानी गरिमा के अनुकूल होना चाहिए। विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रसूति सहायता, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और मातृत्व सुरक्षा से जुड़े प्रावधान करना राज्यों की क्या होगी? जिम्मेदारी होगी। यही दो प्रमुख बात है, एक तो काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध, यही मेन बात है आर्टिकल 42। आपसे कोई पूछे आर्टिकल 42 में क्या है तो ये 1.5 लाइन आप ध्यान रखना। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, इतना भी बता देंगे तो आपका काम चल जाएगा। हम तो आगे आपको नॉलेज के लिए विस्तार से बात करेंगे। कानूनी प्रभाव, इसी अनुच्छेद के आधार पर ही समय समय पर ये जो 42 कहता है इसकी महत्व को देखते हुए संवैधानिक रूप से कुछ कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, उसे भी चर्चा करेंगे। पहले इन दो बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। मानवीय कार्य दशाएं, कहने का तात्पर्य आर्टिकल 42 राज्यों को ये निर्देश देता है कि आप जो भी काम का उपबंध करेंगे उस काम करने वाले लोगों के मानवीय दशाओं का आपको पूरा का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। इन मानवीय दशाओं में देखिए किन किन बातों का जिक्र है। एक तो सबसे पहले जिस कार्यस्थल पर लोग काम करेंगे उन्हें एक अच्छा माहौल देने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। कोई सी भी, चाहे वो विभाग हो, कार्यपालिका हो, कोई भी हो, ये सबकी जिम्मेदारी होगी कि वहां काम करने वाले लोगों को एक उचित माहौल देंगे, सुरक्षित माहौल देंगे, ताकि वो घुटन महसूस ना करें और स्वेच्छा से अपनी पूरी क्षमता से वहां पे काम कर सके। दूसरा, उनके स्वास्थ्य, मतलब काम जहां पे हो रहा है वहां का वातावरण साफ सुथरा, हवा की व्यवस्था, ऐसा नहीं आप एसी ही लगवाएं। बंद कमरे में अगर काम हो रहा है अंदर तो कम से कम हवा की, पंखे की, कूलर की और रोशनदान, इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें उचित हवा भी मिल सके, उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। पता चले पूरे दिन आपने काम लिया और शाम तक वो बीमार पड़ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना ही उनसे काम लिया जाएगा जो उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप होगा और जो उनके मानवीय मूल्यों को हनन न करे। जैसे पता चले 8 घंटे का ड्यूटी दिया और ले रहे हैं उनसे 12 घंटे काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब सारी चीजों को ध्यान रखना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। और देखिए फिर क्या है, इंसानी गरिमा के अनुकूल, यानी जो भी कार्य आप उन्हें देंगे वह इंसानी गरिमा के अनुकूल होगा। इस बात का भी ध्यान राज्यों विभागों को रखना पड़ेगा।
जैसे पता चले कोई काम वाला व्यक्ति है, उसको आपने ऐसा कार्य दे दिया, बहुत ऊंचाई पर दे दिया। बिजली विभाग को ही ले लीजिए, वो बिजली जोड़ने का काम करता है, पता चले वो किसी दिन चोटिल हो गया, समझिए बात को, चोट खा गया। अब ऐसी दशाओं में अब वह काम करने की उतनी ऊंचाई पे जाने के लायक तो बचा नहीं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उसको मनोचित दशाओं, जो मानवीय मूल्य हैं, को ध्यान में रखते हुए उससे कोई हल्का काम लिया जाए उस दौरान, जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाता। और इस दौरान आपको उसकी सैलरी आदि भी काटने का नहीं सोचना चाहिए, उसको पूरी सैलरी देनी चाहिए, ताकि ऐसा प्रबंध करके रखे ताकि वह अपने स्वास्थ्य को, मेडिकल चिकित्सा आदि को क्या करे, किसी भी बिना दबाव के वो अपने आप को उसका लाभ ले पाए। इसके साथ साथ और देखिए, जो इंसानी गरिमा है, इंसानी गरिमा क्या होती है? देखिए, किसी भी राज्य में, चाहे वो कोई विभाग हो, सरकार हो, कार्यपालिका हो, कुछ भी हो, कोई संस्थान हो, वहां भी काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखना होगा। चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, या कोई अधिकारी वर्ग हो, तो वहां ऐसे रूल्स आदि बना के रखने होंगे कि कोई भी किसी भी व्यक्ति ऐसे उपबंध राज्यों को करने होंगे। कहने का मतलब सबका मान सम्मान एक बराबर होता है, उसके जो मानवीय मूल्य होते हैं सबके एक जैसे होते हैं, चाहे उसका पद छोटा हो चाहे पद बड़ा हो, आखिर वो है तो इंसान वो भी। तो इन सब मानवीय गरिमापूर्ण दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला पक्ष आर्टिकल 42 का यही है कि मानवीय मूल्यों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरा है प्रसूति देखभाल, यानी प्रसूति अवकाश की व्यवस्था करना। यहाँ देखिए, दूसरा है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता यानी गर्भवती महिलाओं को इस के दौरान उन्हें भारी काम नहीं लेने चाहिए, हल्के काम लेने चाहिए। और यदि वह नजदीकी स्थिति में होती हैं तो उन्हें क्या करें, प्रसूति अवकाश प्रदान करें, ऐसी व्यवस्था राज्य करें कि वह प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव प्राप्त कर सकें और वह घर पर रहते हुए उनके जो राज्य है, चाहे वो विभाग है, चाहे वो कार्यालय है, चाहे वो कोई भी बैंकिंग से कुछ भी है, वह उस दौरान प्रसूति के समय उनकी सैलरी आदि का भुगतान लगातार करती रहेंगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक पीड़ा न झेलने पड़े, किसी भी प्रकार का कष्ट न महसूस हो सके। ये सब किसने कहा है? आर्टिकल 42 ने कहा है। अगर कोई कामकाजी महिला है किसी विभाग में, तो अगर वह प्रेगनेंसी के दौरान है तो उसको क्या करना होगा, प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव दे दीजिए, और इस दौरान उसके तनख्वाह, सैलरी, वेतन भुगतान उसको लगातार होते रहना चाहिए। इसके लिए आगे आप देखेंगे 12 सप्ताह से बढ़ा करके 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की भी बात है, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से प्रसूति अवकाश की भी व्यवस्था करना चाहिए, उपबंध करके रखना चाहिए। किसको ये व्यवस्था दी गई? सभी राज्य को। अब राज्य की परिभाषा बार बार हम नहीं बताएंगे। राज्य का मतलब केवल स्टेट की गवर्नमेंट से नहीं है, राज्य का मतलब अपने आप में जितनी भी कार्यपालिकाएं हैं, भारत सरकार, केंद्र सरकार, कार्यपालिकाएं, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कार्यपालिकाएं, कोई प्राइवेट विभाग जहाँ पे वो खुद से अपना नियम कायदा और काम लेते हैं और उन्हें वेतन आदि बांटते हैं, अपनी व्यवस्था खुद करते हैं, यानी ये सारे, इन सारों को महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान करने के उपबंध राज्यों को करने होंगे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा न हो सके। अगर वो छुट्टी पे जाना चाहती हैं तो वो उनका अधिकार है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को और भी महत्व दिया। अनुच्छेद 42 में प्रसूति अवकाश को ऐसे दिशा निर्देश दिए कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं को ही प्रसूति मैटरनिटी लीव का अधिकार नहीं है।
ये हर उस महिला का अधिकार है जो कहीं भी काम करती है, भले वह दैनिक वेतन भोगी क्यों न हो, प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों न हो, ये प्रसूति अवकाश की हकदार भारत की हर कामकाजी महिला है। आगे देखिए ब्लैक बोर्ड पर। इस अनुच्छेद के आधार पर देश के मातृत्व अवकाश का लाभ, आपको पता है कि डीपीएसपी एक गाइड बुक है, इसमें जो बातें हैं उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता कानून इस अनुच्छेद के आधार, क्योंकि डीपीएसपी जो है ये कोर्ट में हम अपील नहीं कर सकते, इसलिए डीपीएसपी की कुछ बातें ऐसी हैं समय समय पर उन्हें अधिनियम एक्ट बना दिया गया, कानूनी प्रावधान बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। जैसे ये मातृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश वाला आप ले लो, इसका महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसे हम मातृत्व लाभ अधिनियम बोलते हैं, इसी आधार पर मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानून बनाए गए जो कामकाजी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें सहूलियत प्रदान करते हैं, ताकि वह घर पे भी रह के छुट्टी में भी उनका वेतन भत्ता आदि काटा ना जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसी आधार पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो पेड मैटरनिटी लीव का अधिकार देता है। पेड मैटरनिटी लीव का मतलब होता है, अगर मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश पर कोई कामकाजी प्रेग्नेंट महिला अगर जाती है तो पेड मतलब उसका भुगतान होता रहेगा। 1961 में ये व्यवस्था कर दी गई, इसे कानून बना दिया गया। किसको? मातृत्व लाभ अधिनियम, यहाँ देखना, मातृत्व लाभ अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 कहते हैं। इसके आधार पर प्रत्येक कामकाजी महिला को 12 सप्ताह का क्या दिया गया? पेड मैटरनिटी लीव का अधिकार दिया गया, वो चाहे कोई सी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिला हो। अब वर्तमान में ध्यान रखना, 2017 में इसमें संशोधन कर दिया गया। इस मातृत्व लाभ अवकाश वाले में, मातृत्व लाभ अधिनियम में 2017 में संशोधन करके महिलाओं के हित के लिए 2 कदम आगे आते हुए क्या कर दिया गया? 12 सप्ताह के जगह जो पेड मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह की थी करके उसे 26 सप्ताह का बना दिया गया। कहने का मतलब, जहां 12 सप्ताह की व्यवस्था थी पेड मैटरनिटी लीव की 1961 एक्ट के तहत, बाद में 2017 में उसमें संशोधन करके इसका समय बढ़ा दिया गया। 12 सप्ताह से कितना कर दिया गया? 26 सप्ताह के लिए पेड मैटरनिटी लीव की व्यवस्था है। और एक बात याद रखना, ये केवल 2 संतानों के लिए ही होती, यानी 2 बच्चे के जन्म के लिए ही है, तीसरे के लिए ये सुविधा नहीं है। तो कामकाजी जो महिलाएं होती हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिलती रहे, और इसके लिए ये लीव की व्यवस्था की गई। और इसके साथ साथ एक बात और कही गई है, उनको सहायता का भी उपबंध, यानी उनको इस दौरान राज्यों को कुछ सहायता देने का भी उपबंध करना चाहिए। जैसे देखते हैं कि आप बच्चे के जन्म के समय उन प्रत्येक माँ को 6,000 रुपए सरकार देती है, वो इसी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ही वो लाभ महिलाओं को प्रसूति के बाद छात्र और उसके बच्चे और उसके खुद के पोषण के लिए खर्च देती है सरकार, ताकि मातृत्व के समय किसी प्रकार के खान पान या स्वास्थ्य का वो अपना देखभाल रख सके। फिर देखिए यहाँ इससे जुड़े कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948 कहता है, कार्य स्थल पर सुरक्षा स्वच्छता, यानी जहां सुरक्षा का अधिनियम 1942 से प्रेरित होकर ये कहता है कि कार्यस्थल पर प्रत्येक की जिम्मेदारी होगी राज्य की, वह स्वास्थ्य की या ऐसे उपकरणों की व्यवस्था कर सके कि जैसे कोई रिस्क की जगह पे काम, खदान आदि की जो जगह है
वहां पे अगर कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था करेगा, ताजी हवा की व्यवस्था करेगा, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेगा, यानी ताकि वह किसी प्रकार से क्या करे, असहज महसूस न कर सके, किसी प्रकार की उनको स्वास्थ्य की समस्या न होने पाए। इसलिए इन राज्यों की जिम्मेदारी है कि कारखाना अधिनियम एक्ट 1948 के तहत इन सारी बातों का इंतजाम राज्य को करना होगा और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि अटेंडेंट में किसी को कोई समस्या बनती है तो उसे कहीं दूर अस्पताल या किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद ही उसे किसी प्रकार का ट्रीटमेंट मिल सके। इससे बचने के लिए प्रत्येक राज्य को वहां काम करने वाले लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए, सभी के लिए क्या करना होगा, जितने भी लोग वहां काम करते हैं, सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा की व्यवस्था, ताकि किसी प्रकार से उनको चोट चाट आदि न लगे, इन सब सारा, और प्राथमिक हितों के लिए कर्मचारी जो काम करने वाले लोग हैं इनके हितों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भी लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों को होगी, ताकि श्रमिकों की किसी गंभीर बीमारी या काम करते समय कोई चोट चाट लग जाए, अपंग हो जाए, और अगर महिला कर्मचारी है तो उसके मातृत्व की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा लाभ प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 42 ये कहता है कि श्रमिकों के बीमारी या अपंगता या किसी विशेष परिस्थिति में या महिला कर्मचारी है तो उसके स्वास्थ्य और चिकित्सा लाभ प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्यों की होगी। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, काम कर रहा है, खंबे पे चढ़ा और वो नीचे गिर गया, उसका पैर टूट गया, तो ऐसी स्थितियों में क्या करना होगा? उस राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उससे अपना पिंडा नहीं छुटाएगा, हो सके तो उसे बहुत हल्का काम दे दो, या अगर वह काम करने लायक नहीं है तो वह छुट्टी पे जाता है तो भी उसका आप वेतन भत्ते आदि काटेंगे नहीं, या फिर उसके उपचार की व्यवस्था भी आप ही को करना पड़ेगा। इन सब चीजों की बात राज्य कर्मचारी जीवन ये बीमा अधिनियम के अंतर्गत आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे मैटर पे ऐसे फैसले दे रखे हैं जिससे ये लगता है कि डीपीएसपी में ये गाइड बुक व्यवहारिक चीजें हैं, राज्यों के विवेक के ऊपर है, लेकिन राज्यों के लिए ये मौलिक है। भले कर्मचारियों और जनता के लिए ये मौलिक न हो, लेकिन राज्य के लिए ये मौलिक है और राज्यों को इनको लागू करना राज्य का परम कर्तव्य होगा। इसलिए कर्तव्य के आधार पर बहुत सारी स्थितियों में जब राज्य अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो कोर्ट समय समय पे कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो ये साबित करता है कि ये जो काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का जो उपबंध है कुछ तो कानूनी बना दिया गया, लेकिन जो गरिमापूर्ण जीवन है उनका वह केवल जीने से ही नहीं है। आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला केस है डीबी मोहन बनाम भारत सरकार। डीबी मोहन बनाम भारत सरकार, गरिमापूर्ण जीवन के साथ काम की, यानी डीबी मोहन बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि गरिमापूर्ण जीवन जो अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार कहता है, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदा रहे, सिर्फ जीवित रहने से ही नहीं है उसका गरिमापूर्ण जीवन, उसके काम की जो मनोवाचिक दशाएं हैं ये भी क्या करें, किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, तब उसका जीवन गरिमापूर्ण होगा। तो कहने का मतलब काम के स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ये दिशा निर्देश जारी कर रखा है कि काम की मानवीय स्थितियां भी शामिल होनी चाहिए, यानी जहां काम करता है वहां माहौल, मानवीय स्थितियों को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। ये नहीं कि जिंदा है, काम कर रहा है, जी तो रहा है, सिर्फ जीने से ही गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 पूरा नहीं होता। उसके लिए काम के स्थान पर भी उसकी मानवीय दशाओं के अनुरूप सारा माहौल देना ये किसकी जिम्मेदारी होगी? उस प्रत्येक राज्य की होगी जहां पे कोई वो कार्य करता है। समझिए बात। दूसरा केस क्या था? कविता यादव बनाम भारत संघ, यानी कविता यादव बनाम भारत संघ वाली स्थिति में
सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार ये स्पष्ट किया है कि मातृत्व मातृत्व लाभ अधिनियम का अधिकार यानी मैटरनिटी लीव पाने का अधिकार केवल अस्थायी कर्मचारी को ही नहीं है, वह मातृत्व लाभ यानी पेड मैटरनिटी लीव पाने का अधिकार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को भी है, चाहे वो किसी भी विभाग में काम करती हो। वह प्रत्येक महिला इस पेड मैटरनिटी लीव की अधिकारी होगी, इसको कोई राज्य देने से मना नहीं कर सकता। और ये तो कविता यादव बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अनुपम यादव बनाम राज्य सरकार में भी कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, वहां काम करने वाली प्रत्येक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान उसे मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत 26 सप्ताह का पेड मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार होगा। इसको कोई देने से मना नहीं कर सकता। इसलिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो, स्थानीय नगरीय प्रशासन हो, सबको समय समय पर ऐसे फैसलों से ये अवगत करा दिया है कि किसी भी महिला को, गर्भवती महिला को, कामकाजी महिला को उस दौरान पेड मैटरनिटी लीव जो कि 2017 में 12 सप्ताह से बढ़ा के 26 सप्ताह कर दिया गया, ये उस महिला को, कामकाजी महिला को पाने का अधिकार है, चाहे वह दैनिक वेतन भोगी हो, अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो। ये सभी महिलाओं का क्या है, अधिकार है। इससे कोई भी राज्य किसी भी महिला को वंचित नहीं कर सकते। तो कितनी महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने इस डिसीजन में दे रखी है। अगला पॉइंट है, देखिए व्यवहारिक महत्व। आखिरकार अनुच्छेद 42 का जो काम न्याय संगत मध्यम प्रसूति सहायता का जो उपबंध है, इसका व्यवहारिक क्या महत्व है? इसका सबसे पहला व्यवहारिक महत्व महिला सशक्तिकरण, मतलब अनुच्छेद 42 महिला सशक्तिकरण की बात करता है, महिलाओं के अधिकार की बात करता है, सामान्य स्थिति के साथ साथ उनके प्रेगनेंसी के दौरान भी उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है, उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात करता है और उन्हें सहायता उपलब्ध कराने की, आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराने की बात करता है, ताकि उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, जिसके तहत सरकार क्या करती है, बच्चे पैदा होने के बाद प्रत्येक महिला को, चाहे वो कामकाजी हो चाहे कोई हो, उसे क्या करती है, 6,000 रुपए उसके स्वास्थ्य के, खान पान के देखभाल के लिए देती है। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वह मानवाधिकार का संरक्षण, यानी इस अनुच्छेद 42 का एक मूल तत्व ये भी है कि वह मौलिक अधिकारों का क्या करता है, मानवाधिकार, मानव के अधिकारों का संरक्षण करता है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। समझिए बात, सबकी जो ह्यूमन राइट्स हैं, उस ह्यूमन राइट्स को क्या करता है, संरक्षित करने का काम करता है अनुच्छेद 42। अगला सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बिंदु है कल्याणकारी राज्य मानवीय मूल्यों के साथ, यानी अनुच्छेद 42 का जो मूल तात्पर्य है, मूल उद्देश्य है, वह कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने के साथ साथ मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उसको गरिमापूर्ण, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को ध्यान में रखते हुए उसे काम उपलब्ध कराना, और प्रसूति, यदि महिला है, कामकाजी महिला है, तो उसको प्रसूति के समय उसको पेड मैटरनिटी लीव के साथ साथ उसे आर्थिक सहायता का भी उपबंध करता है। यानी यूं कहें कि जो भारत की संविधान की जो मंशा है, उद्देशिका में गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हो सके, यह अनुच्छेद 42 पूरी तरह से उसको क्या करता है, सार्थक करता है। भले ही यह कोर्ट में अपरिवर्तनीय है, नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन
राज्यों के लिए ये मौलिक है, ध्यान रखना। आपके लिए आपका रास्ता केवल रोका गया, लेकिन राज्यों को रास्ता नहीं रोका गया। राज्यों को ये कहा गया कि आपको इसे समय के साथ करना होगा। ये आपके लिए मौलिक है और ये आपका कर्तव्य होगा, ये राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि इन बातों को लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन सब डीपीएसपी में जो शामिल बातें हैं इसे लागू करने के प्रत्येक राज्यों का क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो ये था 42। काम की व्यवस्था 41 में है, लेकिन काम की व्यवस्था ऐसी हो जो उसके अनुकूल हो और प्रसूति की व्यवस्था हो। ये था अनुच्छेद 42 में। आज के लेक्चर में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन शेयर कीजिए और अगर फेसबुक पे हैं तो प्लीज फॉलो।